ये है मेरी मीटियोर 350 सीसी फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। सबसे पहले बात करते हैं इसके कलर की। तो जब मैंने ये बाइक देखी थी तो ब्लू कलर में देखी थी, लेकिन जब मैंने इसको चलाकर देखा तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, पर कलर पसंद नहीं आया। तो मेरा ये कलर लेने का सिर्फ एक ही कारण था कि ज़्यादातर लोग आजकल ब्लैक कलर पसंद करते हैं, लेकिन इसमें साइलेंसर ब्लैक है। अगर आप स्टेलर ब्लैक कलर लेने जाओगे, जो पूरी बाइक मैट ब्लैक है, उसमें आपको साइलेंसर सिल्वर मिलेगा, लेकिन गेटअप जो आता है वो ब्लैक साइलेंसर से ही आता है। इसलिए मेरा मन था ये कलर लेने का, क्योंकि इसको बाद में आप ब्लैक कर सकते हो, लेकिन ब्लैक को ऐसा नहीं कर सकोगे, और बाद में साइलेंसर भी आपको उसके लिए चेंज कराना पड़ेगा। सिर्फ लुक्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे हम खर्च करें, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। हालांकि आजकल लोग करते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि 15-20 हज़ार एक्स्ट्रा देके हम ब्लैक कलर लें, जबकि हमें इसी को ब्लैक कराने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आ जाते हैं इसके इंजन पर। तो 350 सीसी का एक अमेजिंगली स्मूथ इंजन है। मुझे नहीं पता लोग क्यों कंप्लेंट करते हैं अपनी वीडियो बना के कि इंजन स्मूथ नहीं है या गियर शिफ्ट स्मूथ नहीं है, जबकि अगर आप देखोगे तो 2.5 लाख के बजट में जो इसमें गियर शिफ्ट दिया हुआ है और जो इंजन की स्मूथनेस है, उसका कोई जवाब नहीं है। मतलब रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक के साथ कमाल किया है। इंजन के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको स्पीड बताऊं तो इसकी अगर स्पीड आप 80 to 100 हाईवेज पे रखते हैं तो वो बहुत आराम से चली जाती है, क्योंकि अगर हम बात करें 125 या 150 सीसी के इंजन की, तो उनकी स्पीड अगर आप 80 to 100 ले जाते हो तो वो चली तो जाती है, लेकिन उनका फिर इंजन बिल्कुल एक्सट्रीम उस पर होता है, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा होता है। तो अगर आप इसकी टॉप स्पीड की बात करते हो तो वैसे तो ये 150 तक जाती है, लेकिन आपको 150 तक लेके जानी नहीं है। 80 या 100 तक चलाओ, वो बहुत स्पीड हो जाती है। और 80 या 100 पे चलाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि फिर उसको आप लॉन्ग रन में चला सकते हो। मतलब मैंने बुलेट के जो शोरूम के ओनर थे, उनसे मैंने पूछा था कि हम बुलेट को नॉन स्टॉप कितना रन कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला बुलेट बनाई इसलिए, इसका नाम ही बुलेट इसलिए रखा है कि आप इसको नॉन स्टॉप चला सकते हो कितनी भी देर। लेकिन अगर आप इसको 80 या 100 से ऊपर चलाते हो तो फिर ये हीट बहुत ज़्यादा करती है, और रुकने का सिर्फ जो कारण होता है वो होता है हीट। इंजन को तब भी कुछ नहीं होता, तो ये इतना स्मूथ होता है। लेकिन आजकल की जनरेशन अगर बाइक को ट्रिप पे लेके निकल जाए और ठीक से ना चलाए, क्लच छोड़ना, गियर शिफ्ट करना या टाइम पे एक्सेलरेट करना, ब्रेक दबाना है या नहीं दबाने हैं या बार बार दबाने हैं, तो इस वजह से बाइक ख़राब होती है। और फिर वो रिव्यूज़ में ये डालते हैं कि बाइक में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप टाइम पे गियर शिफ्ट कर रहे हो, सही स्पीड में कंट्रोल्ड में चला रहे हो और ब्रेक्स को अननेसेसरी नहीं प्रेस कर रहे हो, तो ये बाइक लॉन्ग रन में आपको इतना बेनिफिट दे सकती है कि मतलब किसी और बाइक में इतनी पोटेंशियल नहीं है जितना रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक में पोटेंशियल दिया है। अब आ जाते हैं इसकी बॉडी पर। तो 350 सीसी के इंजन पर जो परफेक्ट बॉडी होनी चाहिए वो ये है। एक्चुअली पहले बुलेट बहुत फेमस हुई है, जो बुलेट बाइक है 350 सीसी के इंजन पर जो स्टैंडर्ड बाइक है या फिर क्लासिक बाइक है, जिसमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। लेकिन उन बाइकों की प्रॉब्लम ये है कि जब आप उनको हाई स्पीड पे लेके जाते हो ना, तो नॉइस पोल्यूशन बहुत करती हैं। शुरू में तो काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन 6 महीने बाद वो आपको खुद को ही तंग करने लग जाएंगी। एक यही कारण था कि 350 सीसी की बाइक मैंने वो नहीं ली थी। इसके साइलेंसर की जो वॉइस है ना, आप अगर साइलेंसर चेंज ना कराओ तो इतनी स्मूथ है कि कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी, ना आपके पड़ोसियों को परेशान करेगी। तो ये जो बॉडी है, मैंने बॉडी की बात करी थी, बॉडी जो है ये सबसे बेस्ट है 350 सीसी इंजन पे, क्योंकि अगर इंजन हैवी है और उसको स्पीड में चलाना है तो वो एक ऐसी बॉडी की भी डिमांड करता है। क्योंकि अगर आप सोच कर देखो कि 6 फुट का इंसान है लेकिन वो बिल्कुल तिल्ली जैसा है तो वो बहुत अजीब लगेगा, या फिर कोई बिल्कुल छोटा इंसान है और वो बहुत मोटा है तो वो भी अजीब लगेगा। तो अगर हल्की बॉडी में हम बात करें तो आती है हंटर। इंजन वही सेम 350 सीसी, लेकिन हंटर बनाने का बुलेट का पर्पज़ ये था कि वो सिटी के लिए बनाई गई थी। अब कुछ लोग उसको लॉन्ग राइड में ले तो जाते हैं, लेकिन वो लॉन्ग राइड के लिए नहीं है। वो मैं बताता हूँ वो लॉन्ग राइड के लिए क्यों नहीं है। क्योंकि जो एक क्रूज डिज़ाइन होता है ना, और जो नॉर्मल डिज़ाइन बाइक्स का होता है, जैसे नॉर्मल बाइक हैं, पल्सर हैं, डिस्कवर हैं, अपाचे हैं, तो उनकी सस्पेंशन में और इसकी सस्पेंशन में फ़र्क होता है। वो सस्पेंशन होती है कि हर थोड़ी देर में स्पीड ब्रेकर गड्ढे आ रहे हैं, तो उनकी जो सस्पेंशन होती है ना, वो कंफर्टेबल मिलेगी आपको। यानी कि उनकी सस्पेंशन में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी लेवल होता है। जैसे कि मतलब स्प्रिंग होता है ना, वो ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। लेकिन जो क्रूज डिज़ाइन की बाइक होती हैं, इनका जो सस्पेंशन होता है, वो सस्पेंशन ना बहुत रिजिड बनाया जाता है। रिजिड क्यों बनाया जाता है? क्योंकि आप लॉन्ग रन में अच्छे डिस्टेंस पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको सस्पेंशन फ्लेक्सिबिलिटी वाले नहीं देंगे, वरना आपका बैलेंस बहुत बिगड़ेगा। और जब बाइक में हाइट नीचे हो जाती है और वेट ज़्यादा हो जाता है तो उसकी सस्पेंशन इस तरह की दी जाती है कि आपको लॉन्ग रन में कंफर्ट रहे। आपको एक बार में एक ही चीज़ मिलेगी, या तो आपको सस्पेंशन बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी जो आपको सिटी राइड्स की बाइक में हमेशा मिलती है। इससे ज़्यादा सस्पेंशन की बात करोगे तो आपको पल्सर जैसी बाइक में भी सस्पेंशन मिल जाएगी जो इससे ज़्यादा ऊपर नीचे होगी जैसे आप ब्रेकर क्रॉस करोगे। लेकिन ये बाइक इस हिसाब से है
कि आप जब लंबे रूट पे चलाओगे तो आपको इतना आराम रहेगा जितना किसी बाइक में नहीं रहेगा। लेकिन जो सिटी राइड वाली बाइक है, जैसे कि हंटर हो गई या कोई और किसी भी डिज़ाइन की अपाचे हो गई, कई लोग अपाचे से भी जाते हैं, वो बाइक आपको लॉन्ग रन में आपके शरीर को तोड़ के रख देंगी, क्योंकि वो बाइकें हाइट ऊंची होती है और उनकी सस्पेंशन जिस हिसाब की होती है वो स्पीड के लिए तो बनी है, लेकिन लॉन्ग रन में आप उनको नहीं चला सकते। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि सस्पेंशन अच्छी नहीं है, उनको असल में पता ही नहीं है कि सस्पेंशन किस लिए दी जाती है या फिर क्या उसका यूज़ होता है। तो सस्पेंशन को भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इसकी सस्पेंशन उस हिसाब से कि क्रूज़ बाइक हो और लॉन्ग रन में अच्छी चले, बहुत ठीक है। स्पीड ब्रेकर पर स्पीड आपको स्लो ही करनी पड़ेगी, वरना आपको फील होगा एक जंप और बैक में एक हल्का सा झटका। अब आ जाते हैं इसकी मेंटेनेंस पे। आप इसकी प्रॉपर सर्विस कराओ। मेंटेनेंस के लिए टाइम पर आप जो भी चीज़ पार्ट खराब हो जाए उसको चेंज कराओ। अगर आपका कोई एक पार्ट खराब हो रहा है और आप उसको चेंज नहीं करा रहे, सपोज करिए क्लच, और आपने ध्यान नहीं दिया कि क्लच का क्या लेना देना बाकी बॉडी से, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप एक चीज़ का इलाज नहीं करवाओगे तो वो चीज़ बढ़ती जाएगी। क्लच से रिलेटेड अपनी और चीज़ें खराब करने लग जाएगी। इसलिए जैसे ही आपको लगे कि ये पार्ट थोड़ा बहुत दिक्कत दे रहा है, उसको वहीं पे बदलवा दो, तो अपने आप लॉन्ग रन में आपको बाइक ठीक रहेगी। अब इसके बाद आ जाते हैं इसके हैंडल पे या एसेसरीज पे। होता क्या है कि आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, कभी भी गाड़ी लेके या बाइक लेके, स्पेशली बाइक लेके हम जब भी निकलते हैं, हैंडल चेंज कराना, लाइटें लगवाना और भी तरह तरह के मॉडिफिकेशंस बाइक में या गाड़ियों में करवाना। तो आज मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि जो भी हम मॉडिफिकेशन करवाते हैं उनकी कोई रिक्वायरमेंट खास होती नहीं है। खास क्या मतलब 90% जो हम मॉडिफिकेशन कराते हैं वो अननेसेसरी होती हैं। आपको मैं बता दूं कि जब मैंने इस बाइक का रिव्यू लिया था तो काफ़ी बड़े आदमी से लिया था जो इनका डिज़ाइन देखता है। उसने मेरे को बताया था कि कोई भी हैंडल बाहर से लगवा लो, उससे बढ़िया हैंडल ये होता है। और उसका रीज़न ये है कि कंपनी आपको जो भी चीज़ देती है वो बाइक के अकॉर्डिंग, जैसे कि टायर साइज़ है, ब्रेक साइज़ है, हैंडल का डिज़ाइन है, या फिर लाइट्स है, या कोई और चीज़ है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, और कई सारी चीज़ें होती हैं, सीट का डिज़ाइन है, या कोई भी XYZ चीज़ है, तो कंपनी अपनी तरफ से बेस्ट चीज़ देती है। अगर हम उसको बदलवाते हैं तो यूँ सोच लो कि अगर 100% कोई चीज़ बेनिफिशियल है तो हम उसको 90 कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो अगर आप सोचते हो कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से हैंडल चेंज करा रहे हो, तो वो अगर कंफर्ट दे रहा है तो आपको बाद में तकलीफ भी देगा, क्योंकि जो चीज़ कंपनी ने डिज़ाइन करके दी है वो बेस्ट होती है उसके लिए। तो चौड़े टायर डलवाना या जो भी चीज़ हम करवा लेते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, वो हार्मफुल ही साबित होती है आगे जाके, चाहे किसी भी मैनर में हो, चाहे आपकी बाइक के लिए हो, चाहे आपके खुद के लिए हो। अब अगर मैं बात करूं बाइक की लाइट्स की, तो जैसा कि आप देखते होंगे कि लोग है ना, बच्चे या जो भी हैं बड़े हैं, वो बाहर जाके क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा लाइट लगवाते हैं इसमें, क्या नाम है, लेग गार्ड में। तो लाइट्स का ऐसा है कि मैं ये मानता हूँ कि थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है। वहीं मेरा मानना ये भी है कि रात को ड्राइव करना ही नहीं चाहिए। हम कितने लोग हैं जो काफ़ी टाइम से, सालों से घूम रहे हैं, फैमिली वाले, दोस्त हैं, कितने भी हैं, लेकिन हम रात को ड्राइव ही नहीं करते। 6 या 7 बजे के बाद जैसे ही अंधेरा होने लगता है ना, हम बाइक या गाड़ी जो भी हमारे पास है हम साइड में लगाते हैं, होटल करते हैं, सो जाते हैं। मेरा मानना ये है कि रात को ड्राइव नहीं करना चाहिए। और आज के टाइम में जब सामने वाला वाइट लाइट जला के आ रहा है, आपको दिखता ही नहीं है कि सामने से आ कौन रहा है, तो इस टाइम तो बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे ही अंधेरा होने लगे, दिन ढलने लगे, अपना कहीं ना कहीं होटल पकड़ो और उसमें घुस जाओ। ये मेरी पहली वीडियो थी जिससे मैंने शुरुआत करी है। इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो होगी सर्विस के ऊपर, जो बाइक की पहली सर्विस मैंने कराई है। तो सर्विस मैंने करवाते वक्त किस चीज़ का ध्यान रखना था, किस चीज़ का ध्यान रखा है, स्पेशली 1 हफ्ता लेट हुई है मेरी सर्विस, सिर्फ इसी वजह से कि मैं अपनी आंखों के आगे करवाना चाहता था कि क्या होता है क्या नहीं, ताकि पता चले और सर्विस अच्छी हो। तो वो सर्विस पे जो वीडियो है वो मैं आपको डालूंगा, और उसमें भी आपको सबसे डिफरेंट तरीके से बताऊंगा किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों पे ध्यान नहीं रखना चाहिए। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। मानता हूँ कि थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वहीं मेरा मानना ये भी है कि डाल दियो इस सीन को।